भारतीय सांस्कृतिक विरासत अनमोल है, हमें एकजुट रखती है और परस्पर आत्मीयता रखने में मदद करती है। किसी भी काम की गौरवशाली शुरुआत हम दीप जला के करते हैं और वही दीप हमें ऊर्जा एवं ऊष्मा देता है ताकि आने वाली पीढ़ी यही पवित्र रास्ते पर चले। मैं सभी गणमान्य अतिथियों को नम्र निवेदन करता हूं, कृपया आगे आइए और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ करवाइए। विनती करता हूं। ખૂબ ધન્યવાદ। શિક્ષણ સાથે સમાજને ઘેરવીને આગળ કંડાળીને સમાજના યુવાનોને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ સુધી સગવડો પૂરી પાડીને શિક્ષણમાં ન માત્ર સમાજ દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરે તેવો ચોક્કસ નિર્ધાર સમાજના શ્રેષ્ઠીઓએ કરેલું છે। શ્રી અખિલ આંજણા કેળવણી મંડળ ગાંધીનગર તથા શ્રી જે.એમ. ચૌધરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી હરિભાઈ વેલજીભાઈ ચૌધરી આપ શ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ આપના સ્વાગત સંબોધન માટે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી એમને આમંત્રિત કરીએ। भारत माता की जय श्री राम। गुजरात राज्य के आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री देवव्रत आचार्य जी, माननीय संसद सभ्य परबत भाई 4 वागे आने वाले हैं, ज्ञानपीठ पारितोषिक से पुरस्कारित प्रखर साहित्यकार माननीय श्री रघुवीर भाई चौधरी, पद्म भूषण से विभूषित अग्रगण्य पत्रकार देवेंद्र भाई पटेल, हमारे बीच गुजराती साहित्य के प्रखर साहित्यकार केशुभाई देसाई एवं संस्थापक के स्वर्गस्थ जीवन भाई की धर्मपत्नी गंगा स्वरूप हेमलता मामी, मंडल एवं ट्रस्ट के सभी मेरे साथी पदाधिकारी श्री, कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री, आमंत्रित मेहमान श्री, कैंपस के सभी मान्य प्राचार्य श्री, सारस्वत अध्यापक गण, प्यारी छात्राएं और इनकी 2 बेटियां पारुल और दीपिका। सेठ श्री जे.एम. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्था की नींव जिन्होंने रखी है वो महानुभाव स्वर्गस्थ जीवन भाई सेठ, आज पुण्यतिथि है। उन्होंने लोहे का व्यवसाय शुरू किया, बाद में ट्रेनिंग के साथ जय हिंद एग्री को फैक्ट्री में रॉकेट बना कृषि औजार का उत्पादन शुरू किया। इतना ही नहीं, स्वनिर्भर कुशल साहसिक उद्योगपति के रूप में गौरवपूर्ण राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुए और दानवीर रहे, उसकी वजह से वो सेठ के नाम से पुकारे गए। व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने कई प्रकार की सेवा की। सरकार श्री द्वारा आश्री सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम अमल हो रहे हैं। कई सालों पहले ये संस्था ने श्री सशक्तिकरण हेतु श्री शिक्षण की नींव डाली और आज वटवृक्ष वन हो गया है। सेठ श्री जीवन भाई हमारी प्रेरणा के स्रोत है।
शुरू में जीवन भाई का साथीदार रहा हूं मैं शुरू से। उनकी प्रेरणा से मैंने भी दान देकर मेरी मातृश्री ज्योतिबा की स्मृति में यह कॉलेज कैंपस का नामकरण भी किया है। श्रेष्ठ श्री जीवन भाई आज भी हमारी प्रेरणा के स्रोत है और उनकी प्रेरणा से अपने साथीदारों के साथ अध्यक्ष के रूप में आज भी मैं कैंपस के संवर्धित कर रहा हूं। आज 7,000 संख्या और आज तक 52,868 58,868 छात्राएं इधर पढ़ चुकी है और बाहर निकल गई इधर पढ़ के। ज्यादातर किसान और पशुपालक की बेटियों जो दूर सुदूर गांवों से यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा के साथ पढ़ती है, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल रखी जाती है। शिक्षा के साथ साथ चारित्र घड़तर एवं व्यक्तित्व विकास का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ संस्था में केजी से पीजी तक की शिक्षा का प्रबंध यहाँ है। यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमएड, एमएड और नर्सिंग का महाविद्यालय है। संस्था में भविष्य की कार्य के ध्यान में रखते हुए स्पर्धा व परीक्षाओं के लिए विशिष्ट आयोजन किया गया है। आधुनिक सुविधा सभर वाचनालय भी है। व्यक्तित्व विकास एवं स्पोकन इंग्लिश के लिए विशिष्ट वर्गों का भी आयोजन किया गया है। कारकिर्दी की सर्वोत्तम ऊंचाई हासिल करने के लिए निवासी सुविधाओं के साथ आईएएस ट्रेनिंग के लिए गांधीनगर में भवन का आयोजन किया है। आप सभी की उपस्थिति में मुझे यह जानकारी देके हुए हर्ष होता है कि हमारे समाज के साथीदार के साथ वैश्विक फलक पर अर्बुदा धाम की नींव नजदीक आने वाले समय में अदालत में पास रखने वाले हैं। मंडल पूरे गुजरात आजना समाज का प्रतिनिधित्व करता है। संस्थाओं के संचालन आजना समाज करता है, लेकिन सभी समाज की छात्राओं के इधर खुला पढ़ने का रहता है। शिक्षा में विश्वविद्यालय के टॉप 10 में हमारी छात्राएं स्थान बनाती है और नेशनल एवं इंटरनेशनल खेलकूद में भी हमारी छात्राएं अव्वल नंबर पे आती है हर जगह पे। सेठ श्री की अंतिम ना तंदुरुस्त अवस्था के समय पर उनके कार्यों के सम्मानित करते हुए समाज ने बड़ा चंदा एकत्रित किया। उसमें सेठ जी ने 3.5 लाख रुपया ऐड करके ये समाज को अर्पण किया। सेठ जी ने इस संस्था को अर्पित किया। मंडल के उनकी चिर स्मृति के हेतु से उनका नाम पर सेठ जी जीवन भाई चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की रचना की और ये ट्रस्ट समाज के तेजस्वी तारलों के लिए और छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप और इनाम का पुरस्कार करते हैं। साथ साथ समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का भी सम्मान करते हैं। आज इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है। बड़ी खुशी और गौरव के साथ सभी की ओर से आचार्य जी का पूरा आदर से सम्मान करता हूँ। आप अच्छे राजनीतिक और शिक्षणविद भी है। आप कुरुक्षेत्र में गुरुकुल में आचार्य बने रहे। हमारे कुलाधिपति और राज्यपाल श्री सभ्यता संस्कृति के प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। प्राकृतिक खेती और गोपालन के प्रति आपकी अप्रतिम चाहना से गुजरात में प्राकृतिक खेती बढ़ाने के लिए अभियान के रूप में पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं किसानों के आर्थिक लाभ के लिए अवगत करते हुए आपने कोशिश की है। गुजरात में जब प्राकृतिक खेती की बात होगी तब आपका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। आप मानव नहीं महामानव है। आपकी जन्म पहचान जाट जाति की है। आजना समाज और जाट समाज एक ही समाज के दो पहलू होते हुए आपकी प्रेरक उपस्थिति हम गौरव के साथ हर्षित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे परम आदरणीय परबत भाई थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं और हमारे वो जल संपत्ति के चेयरमैन भी है।
उनको भी बड़ा आदर से हम स्वागत करेंगे। इस समारोह में साहित्य क्षेत्र में संपूर्ण सर्वोत्तम पारितोषिक ज्ञान पीठ पारितोषिक पुरस्कार आदरणीय रघुवीर चौधरी उपस्थित है। अमृता और कथायत्री भारी लोक चाहना के साथ आपकी कृतियां चिरंजीवी बनी रही है। साहब, पूरे गुजरात में 4 को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला आज तक। इसमें हमारे चौधरी के देवेंद्र भाई और पन्नालाल पटेल को मिले, हम गौरव की बात करते हैं। इसके साथ हमारे जाने वाले प्रखर पत्रकार श्री देवेंद्र भाई पटेल उपस्थित है। गुजराती साहित्य में आपका बहुत सारी कृतियों दी है। आप अच्छे कोलमिस्ट भी है। कभी कभी कोलम से आपकी अनोखी पहचान भी बनी है, कभी कभी कोलम से। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया है और आप प्रेरक वक्ता भी है, यह गौरव की बात है। हम सभी आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके साथ डॉक्टर केशुभाई साहित्यकार एवं केशुभाई यूनिवर्सिटी केशुभाई सच वो गलती हो गई है, हाँ, संस्थापक यूनिवर्सिटी, उनकी अमीरी और नजर आशीर्वाद हमारे साथ है। संस्थापक सेठ श्री जीवन भाई सेठ की धर्मपत्नी मतलब गंगा स्वरूप हेमलता मामी का नाता इस संस्था से हर हमेशा बना रहा है। उनकी अमी भरी नजर और आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। हृदय की भावना से उनको भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे तेजस्वी छात्र और छात्राओं की शिष्यवृत्ति और इनाम के से अभिवादन करने जा रहे हैं और समाज के विशिष्ट प्रतिभा सम्मान करने जा रहे हैं। उन सबको भी मेरी आप सभी को हार्दिक बधाई है। थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो गई तो माफ करना। आप साहब आए इसलिए हमने हिंदी में भाषण करना। वैसा तो मैं हिंदी में कोविड पास हुआ हूँ। रघुवीर साहब हिंदी का मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार माननीय हरिभाई। आतिथ्य सत्कार हमारी सांस्कृतिक और विरासत यानी परंपरा है और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी का हम स्वागत अभिवादन करते हैं। मैं विनती करता हूं श्री हरिभाई वी चौधरी प्रेसिडेंट, आप बुके से उनका स्वागत अभिवादन कीजिए। श्री जयसन भाई चौधरी उप प्रमुख, आपको भी शॉल के साथ उनका अभिवादन कीजिए। और माधु भाई चौधरी महामंत्री श्री, आप बुक से सम्मानीय राज्यपाल जी का आप स्वागत अभिवादन कीजिए। और तीनों महानुभावों से विनती करता हूं कि अयोध्या भगवान राम का तीर्थ क्षेत्र मंदिर जो निर्माण हुआ है उनकी स्मृति चिन्ह स्वरूप बंदे हाथ ऊंचा करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। सम्मानीय राज्यपाल महोदय, हमारा स्वागत आपने स्वीकार किया, बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित गुजरात साहित्य क्षेत्र में जिनका नाम सर्वोच्च है, साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार के पुरस्कृत रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर रघुवीर भाई चौधरी एक उम्दा साहित्यकार, उनका श्री वीरजी भाई चौधरी उप प्रमुख और रणछोड़ भाई चौधरी उप प्रमुख, आप दोनों से नम्र निवेदन है, कृपया मंच पर उपस्थित होकर बुके और बुक से आप स्वागत अभिवादन कीजिए। ज्ञानपीठ पारितोषिक से भी विभूषित है भारतीय विद्यापीठ की ओर से। डॉक्टर रघुवीर भाई चौधरी हमारे समाज के रत्न हैं। साहित्य क्षेत्र के कई पुरस्कार उनके सर्जन के साथ मिले हैं और यही समाज को समर्पित करते हुए बहुत करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत मंच पर हो रहा है।
અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ શ્રી મણિભાઈ ચૌધરી પૂર્વ પ્રમુખ, શ્રી મણિભાઈ ચૌધરી ખજાનચી, આપ સંયુક્ત રીતે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રહીને પદ્મશ્રી શ્રીમાન દેવેન્દ્રભાઈ પટેલનું આપ સ્વાગત અભિવાદન કરશો. હમણાં જ કહ્યું તે પ્રમાણે સંદેશ વર્તમાન પત્રમાં કભી કભી જે કોલમ આવે છે, ટૂંકી વાર્તાને સમાજ સાથે સીધી સંવેદના રાખે છે એવા પદ્મશ્રી શ્રીમાન દેવેન્દ્રભાઈ પટેલનું જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે બધા જ સ્વાગત અભિવાદન કરીએ. મંચ તરફ આપવા માટે વિનંતી છે શ્રી ડાયાભાઈ ચૌધરી મંત્રીશ્રી અને બાબુભાઈ પટેલ આંતરિક ઓડિટર, આપ મંચ તરફ બિલકુલ ઝડપથી આવશો. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રહીને ડોક્ટર કેશુભાઈ દેસાઈ, ઉમદા સાહિત્યકાર, આપણા સમાજનું જ રત્ન, જોરદાર તાળીઓના ગર્જન સાથે એમનો પણ સત્કાર ડાયાભાઈ ચૌધરી અને બાબુભાઈ પટેલ આપશ્રીને વિનંતી કરીએ. હું વિનંતી કરું છું સંતોકબેન ચૌધરી, આપને મંચની બિલકુલ નજીક આવવા માટે. શ્રી સંતોકબેન ચૌધરી મંત્રીશ્રી, આપને વિનંતી છે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રહીને ગંગા સ્વરૂપા હેમલતાબેન જીવણભાઈ ચૌધરીનું આપ સત્કાર અભિવાદન જોરદાર તાળીઓના ગર્જન સાથે કરજો. શ્રી પારુલબેન અને કનુભાઈ ચૌધરી, આપને વિનંતી છે મંચની બિલકુલ નજીક આવશો. શ્રી પારુલબેન અને કનુભાઈ ચૌધરી, શ્રી દીપિકાબેન મહેશભાઈ ચૌધરી, આપ બંને પણ બિલકુલ નજીક આવશો આપના સત્કાર માટે. શ્રી પ્રેમજીભાઈ એમ પટેલ આંતરિક ઓડિટર અને યશવંતભાઈ ડી ચૌધરી કેમ્પસ ડાયરેક્ટર, આપણે વિનંતી છે આપ બધાનું સ્વાગત અભિવાદન ઝડપથી કરશું. સન્માન્ય રાજ્યપાલ મહોદય તેમનો અમૂલ્ય સમય આપણને આપી રહ્યા છે, ત્યારે સમયનું બિલકુલ મહત્વ આપીને આપણે બધા જ આ સ્વાગતની શૃંખલામાં જોરદાર તાળીઓના ગર્જન સાથે શ્રી પારુલબેન અને કનુભાઈ મંચ ઉપર આવ્યા છે. એમનું પ્રેમજીભાઈ પટેલ આંતરિક ઓડિટર, આપણે વિનંતી ઝડપથી આપ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રહેશો. આ બંને માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી દીપિકાબેન અને સાથે જ મહેશભાઈ ચૌધરી, આપણે વિનંતી છે મંચ ઉપર આવશો અને એમનો સત્કાર અભિવાદન શ્રી યશવંતભાઈ ચૌધરી કેમ્પસ ડાયરેક્ટર, આપણે વિનંતી કરીએ છીએ કે એમનું સત્કાર અભિવાદન ઝડપથી કરશો. શ્રી યશવંતભાઈ ચૌધરી કેમ્પસ ડાયરેક્ટર, એમને બુકે એન્ડ બુક દ્વારા સત્કાર અભિવાદન કરી રહ્યા છે. ખૂબ ધન્યવાદ. અને હવે મંચાસીન તમામ મહાનુભાવોને પુનઃ જોરદાર તાળીઓ સાથે સત્કાર કરીએ. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા અને પહેલું દુઃખ તે દુર્બળ કાયા. તંદુરસ્ત શરીર થકી આપણે જ પોતાના ભાગ્ય નિર્માતા બનીએ છીએ. મન, શરીર અને અંતરાત્માને તંદુરસ્ત રાખવું એ જ સાચું અને સારું જીવન કહી શકાય છે. યોગ, પ્રાણાયામ અને ખેલકૂદ જીવનનો એક ભાગ બનાવીને જીવનને તંદુરસ્ત બનાવીએ. હું વિનંતી કરું છું, યુનિવર્સિટી કક્ષાએ અવ્વલ નંબર મેળવીને અમારા સૌનું ગૌરવ વધાર્યું છે. આ બધા જ દીકરીઓને જોરદાર તાળીઓ સાથે આમંત્રિત કરીએ, જેમણે વોલીબોલ, ખોખો, હોકી અને એથ્લેટિક્સ જેવી સ્પર્ધામાં યુનિવર્સિટી કક્ષાએ ઉત્તમ અને સર્વોચ્ચ નામના મેળવી છે. આપણની વચ્ચે પિરામિડ પ્રદર્શન કરશે જોરદાર તાળીઓ સાથે. ये एथलेटिक्स में यूनिवर्सिटी विमेंस टीम में चैंपियन टीम है हमारी.
आसमान भी कदमों में, रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना ख्वाबों की उड़ानों को, रोको ना ख्वाबों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। जाना में लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर खतरा बोल रहा है। चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। પીકે આર્ટ્સ કોલેજની આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને જોરદાર તાળીઓ સાથે એમના उत्साह बढ़ाया। कृषि एवं ऋषि परंपरा में जिनका लगाव अनन्य है, धरती माता को रसायन मुक्त बनाने की मुहिम घर घर पहुंचाती है। भारत माता की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करके शुद्ध मनोभाव को अपने कर्तव्यों पर अड़गता से काम करते हुए राज्य के सम्मानीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी नम्र निवेदन करते हैं आपके मंगल प्रवचन के लिए बहुत तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। श्री अखिल आंजना केलवणी मंडल के आद्य संस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री जीवन भाई माधा भाई चौधरी जी की
24वीं पुण्यतिथि के उपक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रघुवीर भाई चौधरी जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार, माननीय पद्मश्री देवेंद्र भाई पटेल जी, पत्रकार एवं साहित्यकार, आदरणीय डॉक्टर केशु भाई देसाई जी, साहित्यकार, आदरणीय गंगा स्वरूप हेमलता बेन जीवन भाई चौधरी जी, आदरणीय श्री हरि भाई चौधरी जी अध्यक्ष अंजना केलवणी मंडल, माननीय श्री जयसिंह भाई चौधरी जी मंत्री चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे बीच में स्वर्गीय सेठ जी के दामाद और दोनों बेटियां अमेरिका से हमारे बीच में हैं, और मेरे प्रिय मित्र भाई रमन सिंह चौधरी जी समाज सेवक है, कनाडा से हमारे बीच में है, और बहुत ही सम्मानित आंजना समाज के सभी बुजुर्गों, युवा बंधुओं, मातृशक्ति और बहुत बड़ी संख्या में इस कॉलेज के स्कूल की बेटियों, आप सबका आज के इस पावन पर्व पर मैं भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय हरि भाई चौधरी अपने कुछ मित्रों के साथ राजभवन पधारे और उन्होंने इस कॉलेज के स्वरूप की जानकारी मुझे प्रदान की, और जानकारी मिली कि एक व्यक्ति के चिंतन ने, एक व्यक्ति की सोच ने हजारों लाखों बेटियों के भविष्य को बनाने के लिए इस अंजना केलवणी मंडल की स्थापना की, और वो थे स्वर्गीय जीवन भाई चौधरी। आज मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैंने उनको आंख से नहीं देखा, कभी मिलने का भी सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन महापुरुष वही होते हैं जिनको मिलने की और परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, उनके काम ही उनका परिचय होते हैं। उन्होंने जिस पौधे को यहाँ आरोपित किया, आज ये वट वृक्ष का रूप धारण कर गया है। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व समय भी और धन का दान भी बेटियों की शिक्षा के लिए जो दिया है, ये उनका बहुत बड़ा चिंतन था। भाई और बहनों, जिस समाज की बेटियां शिक्षित होती हैं, जिस समाज की बेटियां संस्कारित होती हैं, जिस समाज की बेटियां अपनी संस्कृत सभ्यता को जानती हैं, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप सब मैनेजमेंट के लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय सेठ जीवन भाई के उस लगाए पौधे को और फलीभूत करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मेरी प्यारी बेटियों, मैं खुद एक शिक्षक हूं। मैं हरियाणा प्रदेश में 5 गुरुकुल चलाता हूं, जिनमें एक बेटियों का भी गुरुकुल है और 4 बेटों के गुरुकुल है। मैंने बेटों के गुरुकुल चलाए थे। हमारे यहाँ उत्तर भारत में, आपके यहाँ की जानकारी नहीं,
वर्ष भर में एक रक्षाबंधन का पर्व आता है। बहनें भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो हमारे यहाँ जब बेटियां उस पर्व पे अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने आया करती थी, तो कुछ बेटियां मेरे से लड़ती थी और मुझे कहती थी कि आप पक्षपात करते हैं, आपने बेटों के तो गुरुकुल बनाए, बेटियों का क्यों नहीं बनाया। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आज हमारी बेटियां अपने अधिकार को समझती हैं, जानती हैं और उसको लेना भी समझती हैं। मैंने उन बेटियों की इस बात को जाना और समझा। उन्हीं दिनों एक संयोग बन गया। हरियाणा की धरती से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वहीं से प्रारंभ किया था। मैंने जीवन में पहली बार उनको देखा था और पहली बार ही उनका भाषण सुना था। तो मैंने निर्णय लिया, पानीपत की ये घटना है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में मैं रहता हूं, 1.25 घंटे का रास्ता है बाई रोड। तो 1.5 घंटे में मैंने निर्णय लिया, अब मैं बेटियों का भी अलग से गुरुकुल बनाऊंगा। और 2015 में मैंने बेटियों का गुरुकुल स्थापित किया। मुझे बहुत खुशी है कि बेटे जो 40 साल में नहीं कर पाए, बेटियों ने वो 7 साल में कर दिया। आज मेरी बेटियां वहां जो पढ़ती हैं वो IIT में जा रही हैं, नीट में जाती हैं, अब NDA का भी रास्ता खुल गया है, सिविल सर्विसेज में वो कीर्तिमान बना रही जाने का। तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो बेटियां हैं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, मेरे सभी गुरुकुलों में बालक रेजिडेंशियल रूप से हॉस्टल में रहते हैं, एक सिंगल बच्चा भी डे नहीं है। उसका परिणाम ये रहता है कि जैसा बालक को संस्कार हमें देना होता है, हम उसमें पूर्ण सफल होते हैं। मेरे एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पिछले वर्ष एक ही साल में मेरे 14 बच्चे NDA में गए, 7 बच्चे IIT में गए, 4 बच्चे IIM में गए, 4 बच्चे नीट में गए, 17 बच्चे NIT में गए एक ही साल में। और ये हमारे सभी गुरुकुलों में ऐसे परिणाम आते हैं। वहाँ सेकंड क्लास की, फर्स्ट भी क्लास बड़े कम बच्चों की होती है, वो लगभग मेरिट में रहते हैं। और मेरी टोटल संख्या 12वीं क्लास की जो है उसमें 60% 90 से ऊपर अंक लेते हैं। और बेटियों ने जो आपके बीच में अभी प्रदर्शन किया, इस रूप में हमारे बालक देश और दुनिया में, वहाँ शूटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, सभी तरह के आधुनिक खेल हैं। खेल और शिक्षा, मेरे 3 लक्ष्य हैं शिक्षा केंद्रों के। मेरे पास जो बच्चा है उसको उत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, और तीसरा उसका उत्तम संस्कार होना चाहिए। इन 3 बिंदुओं पर मैं काम करता हूं। मेरे को हरि भाई ने, चौधरी जी ने जब बताया कि गांधीनगर में ही एक ऐसा संस्थान बेटियों का हम चलाते हैं जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां आती हैं, गामड़ा की बेटियां आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी प्यारी बेटियों, आज जमाना बदल गया है। एक जमाना था मेरे देश का
जब महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। वो भारत का वैदिक काल था। उस काल को जब हम पढ़ते हैं तो लोपा, मुद्रा, सरसा, विश्ववारा, गार्गी, मैत्रेयी ऐसी विदुषी नारियां इस देश में पैदा हुई जो उतना ही वेदों पर अधिकार रखती थी जितना उस समय के ऋषि वेदों पर अधिकार रखते थे। गार्गी वाचकनवी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के सामने ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगाई थी जिनका उत्तर नहीं वो दे पाए थे। इस देश में इतनी महान विदुषी नारी हुई है जो पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हुआ करती थी। ये भारत का वैदिक काल था। उस काल की एक घटना है। सुलभा नाम की एक बेटी भरी जवानी में गेरवे वस्त्र पहने हुए राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक अपने समय के बड़े विद्वान राजा थे। वो शासन व्यवस्था भी बढ़िया चलाते थे और आध्यात्मिक रूप से इतने पहुंचे हुए थे कि जंगलों में रहने वाले ऋषि भी शंका समाधान के लिए कई प्रश्नों का उत्तर लेने राजा जनक के पास जाते थे। तो एक घटना हुई। राजा जनक के दरबार में आप जैसी एक बेटी भगवा वस्त्र पहने हुए चली गई और उसने वहां अपने प्रश्नों का समाधान चाहा। तो राजा जनक ने उससे पूछा, बेटी, इस उम्र में जब तूने गृहस्थ में अपना घर बसाना चाहिए था, तूने गेरवे वस्त्र कैसे पहने? तो सुलभा नाम की उस युवती ने उस समय कहा, राजन, मैंने जीवन में एक निश्चय किया था कि जो पुरुष मेरे को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी को मैं वर के रूप में स्वीकार कर पाऊंगी। मैंने बहुत शास्त्रार्थ किए, अपने से योग्य वर मुझे कोई नहीं मिल पाया, तो मैंने जीवन का समय व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा यह भगवा वस्त्र धारण करके अध्यात्म का रास्ता चुन लिया है। ये घटना क्या उपदेश करती है कि मेरे देश की बेटियां कितनी विदुषी होती थी, कितनी निष्णात अपने सब्जेक्ट विषय में होती थी। तो ये भारत का वैदिक काल था। उस काल में विद्या का आदर्श सरस्वती में माना जाता था, वीरता का आदर्श दुर्गा में माना जाता था और भगवान का आदर्श जगत जननी में माना जाता था। ये वैदिक काल था। वहां बेटियों को, महिलाओं को विकसित पल्लवित बढ़ने का पूर्ण अवसर था। लेकिन भारत का मध्यकाल जब आया, एक ऐसा काल जब भारत की गौरव और गरिमा कमजोर पड़ने लगी। यहाँ के शासन राजा भोग विलास में डूब गए, जिनकी तलवारों में जंग लग गई। ऐसे समय पर विदेशी आक्रांता इस देश में आई। उनके पास में महिलाएं नहीं थी, वो योद्धा थे, लुटेरे थे, इस देश पर कब्जा करने के लिए आए थे। उन्होंने हमारी कमजोरी का लाभ उठाते हुए शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उन्होंने इस देश के कुछ भूभाग पर कब्जा किया, शासन भी बैठाए। क्योंकि उनके पास महिलाएं नहीं थी, उन्होंने हमारी बहन बेटी जो सुंदर लगती थी वो उसको उठा लेते थे और शादी कर लेते थे। हमारे कमजोर लोगों ने मुकाबला नहीं कर पाए। एक तरीका निकाला, पर्दा प्रथा। आपके यहाँ तो ये पर्दा प्रथा नहीं इतनी बढ़ पाई, लेकिन उत्तर भारत में आज भी गामड़ा में औरतें पूरा मुंह ढक करके रखती हैं। राजस्थान में जाओ, वहां आप देख सकते हैं
और इससे इधर जितना जाओगे वही स्थिति है। क्यों बनी? क्योंकि इस देश में जो आक्रांता आए वो दक्षिण से नहीं आए, वो उत्तर से आए। वो दर्राए खैबर से होते हुए आते थे और उनके सीधा युद्ध का क्षेत्र पंजाब होता था। दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक हरियाणा से आगे वो कम ही बढ़ने पाए थे। तो उनके बचाव के लिए पर्दा प्रथा शुरू की, ताकि पता ही ना लगेगा पर्दे में लड़की सुंदर है या कुरूप है। ये एक तरीका ढूंढा, लेकिन इस तरीके को भी उन्होंने नेस्ते नाबूद करके शादियां करनी शुरू की। तो लोगों ने बेटियों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब बेटियां घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो पढ़ाई कहां से होगी? शिक्षा उनकी खत्म हो गई, बढ़ने के रास्ते गौण हो गए। इतना बड़ा मनुष्य जाति का आधा हिस्सा अनपढ़ रख दिया गया। जब दुनिया में कोई चीज लाभकारी नहीं रहती तो उसका सम्मान भी कमजोर हो जाता है। याद करो, घर में जो बेटा कमा करके लाता उसे सभी प्यार करते हैं, और जो निठल्ला पड़ा रहता उसे कोई नहीं पूछता। वही स्थिति बनी। महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पाई, पर्दे में बंद कर दी, दीवारों में बंद कर दी, शिक्षा से वंचित कर दिया, अधिकार कोई छोड़ा नहीं। और स्त्री शूद्रो नाधीयताम का नारा लगा दिया। स्त्री शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। ऐसी कुरीतियां समाज में फैली। लेकिन इसी गुजरात की धरती में एक महापुरुष पैदा हुआ, टंकारा मोरवी में, जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो इस गुजरात से चला। उत्तर भारत में उसने आर्य समाज नाम की संस्था की स्थापना की मुंबई में, और फिर उसका प्रचार करके उत्तर भारत में पहला एक ऐसा महापुरुष जिसने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। बेटियों के लिए पुत्री पाठशालाएं चलाई गई, बेटियों के लिए गुरुकुल स्थापित किए गए, डीएवी मूवमेंट चला। आज 1000 स्कूल कॉलेजेस अकेली डीएवी मैनेजमेंट के हैं, जो स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर बेटियों की शिक्षा के लिए चलाए गए। और उसका परिणाम आज उत्तर भारत के पूरे देश में अब समय बदल गया है। भारत अब स्वतंत्र है, बेटियां अधिकारों की ओर अपने आप बढ़ने लगी हैं। और हम भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बधाई साधुवाद देते हैं कि पिछले दिनों लोकसभा में 33% आरक्षण भी बेटियों को राजनीति हर क्षेत्र में मिल गया। और मैं ये समझता हूं कि अब बेटियां हमारी खड़ी हो चुकी हैं, जग गई हैं। अब इनको अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, लेने के रूप में आगे बढ़ चुकी हैं। इस समय गुजरात में 26 यूनिवर्सिटीज है, जिनमें मैं चांसलर के रूप में देखता हूं। सभी के कॉन्वोकेशन होते हैं। आज भी मैं सवेरे करके आया हूं। कल भी मैंने गुजरात जो अपनी यूनिवर्सिटी उसका कॉन्वोकेशन था, मैं वहां पर देखता हूं। आदरणीय बंधु, आपके लिए भी पहले 80% गोल्ड मेडल तो सारे बेटियां ले लेती हैं, और ये आजकल हमारे जो पहलवान हैं ये तो ताली बजाने पर रहते हैं। मेडल तो सारे वो ले जाती है। मैं उनको कहता हूं, तुम तो ताली बजाने के रह गए हो। अब बेटियों को तुमने जितना बांध करके रखा था, उनके अधिकारों से वंचित किया था, आज वो हर क्षेत्र में कीर्तिमान कर रही है। आज खेल जगत में देखें, बेटियां सारे विश्व में छाई हुई हैं और हमारे देश का सम्मान बढ़ा रही है। आज हमारी बेटियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैरिस्टर हैं, शिक्षक हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी का पूरा कंट्रोल करती हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करती हैं, आईएएस है, आईपीएस है। कौन सा क्षेत्र है
कि जिसमें उन्होंने अपनी पहचान ना बनाई है। इसलिए मेरी प्यारी बेटियों, आपको इन सब महापुरुषों का जिन्होंने ये संस्थान स्थापित किया, इनका धन्यवाद करना चाहिए। जिन्होंने आपके लिए इतना बढ़िया अवसर दिया है। मुझे जानकारी मिली यहाँ छात्रावास की व्यवस्था है, बढ़िया एजुकेशन के लिए उत्तम शिक्षकों की व्यवस्था है। 7,000 बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें गामड़ा की मेरी प्यारी बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही है। अभी हरि भाई चौधरी बता रहे थे, सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। आपको आगे बढ़ने के लिए ट्यूशन की व्यवस्थाएं हैं, तो इन सब का लाभ आपने उठाना चाहिए। देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक बात कहा करते थे, बेटियों, सपने वो नहीं होते, ध्यान करो, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आप देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, आगे बढ़ने के। ये लक्ष्य आपने बना करके चलना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आप इतना परिश्रमी बनो, इतना कर्म योगी नहीं बनो कि परमात्मा भी आपसे पूछे आप क्या बनना चाहती हो। आप में वो सब क्षमताएं हैं, और तुम तो गामड़ा की बेटियां। अपने मन में कभी हीन भावना मत आने देना। मैं भी गांव में पैदा हुआ, एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ। मैंने बेटियों हाथ से हल भी चलाया है, गौ भैंस का आंचल का दूध भी निकाला है, और मैं जिस स्कूल में जाता था वो कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और हमारी ड्यूटी थी स्कूल में जाने से पहले एक, हमारे यहाँ कहते एक जोटा लगा के जाओ। सवेरे पहले खेत में मैं काम करता था, और मैं नहीं, मेरे सारे गांव के बच्चे करते थे। वो स्थिति ऐसी थी, इतना अभाव था, इतनी गरीबी थी, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, अभाव ही अभाव था। उस अवस्था में सवेरे पहले स्कूल जाने से पहले 1-2 घंटा तो खेत में काम करना पड़ता था, और फिर टाइम होता स्कूल का तो फिर हम खेतों से स्कूल के लिए दौड़ते थे। और हमारी हालत पता क्या थी, साल में बेटियों तुम्हें तो कई की ड्रेसेज मिलती हैं, कई की जूते माता पिता आजकल दिलवाते हैं। हमारे को तो साल में एक ही मिलता था जूता, और वो जूता इतना संभाल के हम रखते थे कि जब स्कूल में, यहाँ तो मौसम भी बढ़िया है, हमारे यहाँ तो 4 डिग्री टेम्परेचर है इन दिनों उत्तर भारत में, हरियाणा पंजाब। तो हम क्या करते थे, कंधे पर थैला स्कूल का बस्ता, और 4 किलोमीटर स्कूल दूरी पर पैदल कच्चे रास्ते पर दौड़ना। उस समय जंगलों के कांटे भी सड़कों पे आते थे। जो जूता दिया था ना हमें, वो जूता हम पहनते नहीं थे, हाथ में लेके दौड़ते थे। क्यों? पैर में कांटा लग गया तो पैर जख्मी होकर अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जूता टूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये थी बहनों हमारी अवस्था, ये संघर्ष का जीवन था। शायद आप जो कुछ बुजुर्ग बैठे होंगे मेरे से सहमत हो के नहीं, ऐसा था कि नहीं, ये सब कुछ था। बड़े संघर्ष की जिंदगी थी, लेकिन जो लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, पसीना बहाना जानते हैं। उर्दू का एक शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
मेरी प्यारी बेटियों, किसान धरती में बीज बोता है, मिट्टी में वो मिल जाता है। लोग सोचते हैं खत्म हो गया मिट्टी में दब के, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वही दाना उगता है, बाहर निकलता है, वही एक दाना सैकड़ों दानों को जन्म देता है। जब आप मेहनत का पसीना बहाकर और परिश्रम में सराबोर हो जाओगे, तो आपका मेहनत का पसीना आने वाले जीवन में खुशबू देकर के जीवन को आबाद करने वाला होता है। जो बालक परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, वहां लिखा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। के बिना परिश्रम के मनोरथों से काम पूरे नहीं होते, परिश्रम से ही पूर्ण होते। कैसे? जैसे जंगल में सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप चल करके हिरण नहीं आता, उस जंगली शेर को बहुत दौड़ लगानी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब उसे हिरण की प्राप्ति होती है। आप कुछ भी बनना चाहिए, उसके लिए असंभव कुछ भी दुनिया में नहीं है। आपने केवल परिश्रम, परिश्रम यही जीवन की कुंजी है। नंबर 2, मेरी प्यारी बेटियों, मैं क्योंकि शिक्षक रहा हूं, रेजिडेंशियल स्कूल का रहा हूं, मुझे बाल मनोविज्ञान का बहुत लंबा अनुभव है। 35 वर्ष तक मैं बच्चों के बीच में रहा हूं। आप जैसे हजारों बच्चे मेरे हाथ से निकले, मुझे बालक की प्रवृत्तियों का पता है। जब बच्चा 8वीं क्लास में आता है और लगभग बीए तक चलता है, ये अवस्था बहुत नाजुक अवस्था मेरी बेटियों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस अवस्था में हार्मोन्स चेंज होते हैं और उससे अनेक प्रकार के शरीर में परिवर्तन आते हैं। ऐसी अवस्था में आकर बालक ब्रेन से कम सोचता है और हार्ट से, दिल से ज्यादा सोचता है। और मेरी प्यारी बेटियों, ध्यान करना, इस जिंदगी में हार्ट से लिए हुए निर्णय बिल्कुल गलत और खतरनाक होते हैं और ब्रेन से लिए निर्णय हमेशा सही और सत्य होते हैं। ब्रेन का निर्णय देने के लिए आपके पास 2 लोग हैं। घर में माता पिता है और आपके स्कूल कॉलेज में आपके गुरु लोग हैं। आप सबसे मैं कहूंगा बेटियों, आपकी जिंदगी में माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई हितकारी सोचने वाला नहीं है। सबसे बड़े शुभचिंतक जन्म से लेकर अंतिम काल तक माता पिता से बड़ा उपकारी प्राणी आपको कोई नहीं मिलेगा। माता पिता ही वो लोग हैं जो स्वयं अच्छा नहीं पहनते, आपको अच्छा पहनाने को देते हैं। वो स्वयं अच्छा नहीं खाते, आपको अच्छा खाने को देते हैं। वो स्वयं इतना नहीं पढ़ पाए जितना आपको पढ़ाना चाहते हैं। वो स्वयं अभाव में रहे लेकिन आपको सारी सुविधा देना चाहते हैं। ऐसे माता पिता पर आपका पूर्ण विश्वास टिकना चाहिए। उनसे हटकर आपकी सोच बनेगी तो खतरे में जाओगे। इस बात को ध्यान से सुनना मेरी प्यारी बेटियों। जो बेटियां पढ़ाई में परिश्रम करेंगी, भारतीय संस्कृति परंपराओं के प्रति श्रद्धावान होंगी और अपने माता पिता का आदेश को भगवान तुल्य उपदेश मानती हैं,
और गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलती हैं, ऐसी बेटियों का भगवान रास्ता स्वयं प्रशस्त करते हैं, कल्याण होता है, सदैव आगे बढ़ती हैं। गलत जीवन में गलत निर्णय, गलत आयु में गलत निर्णय बड़े दुखदाई होते हैं। ऐसी अवस्था में आपने बहुत विवेक से काम लेना चाहिए और कभी भी हीन भावना मत आने दो। आप ये मत सोचो मैं गावड़ा में पैदा हुई हूं, मेरा शहर वाले लोगों जैसा घर नहीं है, इन जैसी गाड़ियां हमारे पास नहीं है, इन जैसे धन की सुविधा हमारे पास नहीं है। ध्यान करो मेरी प्यारी बेटियों, इतिहास को पढ़ो, दुनिया को। दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को बदलने का काम किया, महापुरुष के रूप में हुए हैं, वो संभ्रांत परिवारों में नहीं, वो गरीब अभावों में पैदा हुए, संघर्ष में पैदा हुए हैं। और वो संघर्ष ही व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। आप इसी गुजरात के इतिहास को देखें। ये जो आपका राजकोट का ये ऐसा इलाका जहां पानी नहीं था, खेती बाड़ी भी साल में पूरी नहीं होती थी, इतना संघर्ष अभाव में पैदा हुए लोग दुखों से दुखी होकर घर से निकले थे। आज कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई फ्रांस जर्मनी में है, कोई सूरत में हीरे का व्यापारी है, कोई मुंबई में है। यदि ये कष्ट ना आते तो थोड़ा बहुत पानी मिलता तो उसी खेती में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। लेकिन उस कठिनाई के दिनों ने उनको घर से निकाला तो कहां पहुंचा दिया। संघर्ष, कष्ट और दुख बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी यही तो कहते हैं, आपदा को संभावना में बदलना सीखो। ये आपका गुण आना चाहिए। अब्दुल कलाम, उसकी जीवनी को आपने पढ़ा होगा। एक मछुआरे का बच्चा जिसका पिता नाव जो मच्छी पकड़ने वाली उनको बनाता था, स्कूल में पढ़ता था, 2-4 पैसा फीस थी वो भी नहीं दे पाते थे। साथी मित्र के द्वारा उनकी पूर्ति होती थी। जब पिता ने कहा मैं ये भी नहीं दे पाऊंगा, टूटी सी साइकिल पे सवेरे अखबार बेचते थे और उस अखबार से जो पैसा मिलता ट्यूशन पढ़ते थे। और जब 12वीं तक की शिक्षा हो गई, कॉलेज में जाना चाहते थे, पिता ने साफ जवाब दे दिया, मेरे पास फीस के लिए कोई पैसा नहीं। रात को घर में झगड़ा हो रहा था। इनकी बड़ी बहन अपने पति के घर से घर में आई थी। झगड़े का कारण पता लगा तो बहन ने कहा, भैया पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मेरे पास जो छोटे मोटे जेवर है मैं वो बेच देती हूँ और तुझसे पढ़। इन अभावों में एक बालक कहां बुलंदियों पर जाता है, मिसाइल मैन बनता है, भारत का राष्ट्रपति बनता है और देश को आत्मनिर्भर गौरव प्रदान करके जाता है। एक गरीबी से निकला हुआ बात। और किसी का उदाहरण क्यों लेते हो? आप अपने देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से देखो। आपके गुजरात में वडनगर, उसका छोटा सा स्टेशन, एक सामान्य परिवार का बालक जिसका बेटा चाय बेचता है और जिसका बेटा बनाई चाय को रेल के डिब्बे में बांटने का काम करता है। सामान्य से स्कूल में मैंने देखा 4 कमरों का स्कूल। इन कठिनाई, अभाव और उनका घर आप कभी देखिए। एक विल पावर, आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति, मैंने कुछ करना है। आप देखिए, इस परिस्थितियों से निकला बालक
आज भारत जैसे विशाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, और वो प्रधानमंत्री नहीं जो अब तक भारत ने दिए, दुनिया से हटकर उन्होंने भारत की गौरव गरिमा को सारी दुनिया में पहुंचाया। ये लोग अमेरिका से आए हैं, आप कनाडा में रमन भाई बैठे हैं, यही हमें बताते हैं कि भारत में हम पिछले 50 साल से रहते हैं, लेकिन बताते हुए शर्म आती थी हम भारत के रहने वाले हैं। लेकिन आज दुनिया के 170 देशों में बसने वाला भारत का नागरिक छाती तान करके कहता मैं भारत का वासी हूं, और मैं उस भारत का वासी हूं जिस भारत का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। मेरी प्यारी बेटियों, दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध प्रारंभ हुआ, भारत के आप जैसी आयु के 20,000 बेटे और बेटियां पढ़ने गए थे, वो वहां फंस गए। ऐसी अवस्था में भारत के प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर दुश्मन देशों की तोपें नीचे हो गई, युद्ध विराम हो गया, और उस समय तक विराम हुआ जब तक भारत का एक एक बालक नहीं निकल गया। ये छोटी बात है, इससे आप सामान्य मानेंगे। एक चाय बेचने वाला बालक कितनी प्रतिभा लिए हुए था, कितनी क्षमताओं से परिपूर्ण था, और उन अभावों को उसने कभी भी अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया, अपितु पूरे शौर्य के साथ आगे बढ़ता गया, और आज विश्व के नंबर 1 लीडर, नंबर 1। और ये रैंकिंग हम नहीं देते, वही लोग देते जो अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे, सुपीरियर समझते थे। तो ये सब उदाहरण मेरी बेटियों आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप ऐसे बढ़िया वातावरण में इस संस्थान में पढ़ रही हैं। आज आपके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भगवान से कामना करता हूं कि जीवन भाई चौधरी ने जो पौधा लगाया था, आज उनकी आत्मा जहां भी होगी वो कितनी प्रसन्न होगी। जो मिशन उन्होंने लिया था वो फलीभूत होते देख रही होंगी। तो आज वर्तमान में हमारी जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हरि भाई की टीम, उन सबको मैं बहुत साधुवाद बधाई देता हूं, और आप बेटियों के लिए भगवान से मंगल कामना करता हूं। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाओ, अपने संस्कार अच्छे बनाओ, और जीवन में ऊंचे लक्ष्य सोचो ताकि ऊंचाइयों को छू पाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, आपने मुझे आमंत्रित किया, बातचीत करने का अवसर मिला, सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके ऊर्जावान और उष्मावान प्रवचन के, हमारे जीवन को नई प्रेरणा देंगे। तालियों के साथ आभार व्यक्त करते हैं गुजरात के सम्मानीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, आपका बहुत आभार।